हेलो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, यानी इस चैप्टर में उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि पिछले 1000 वर्षों में आए थे, यानी 750 CE से लेकर 1700 CE 50 CE तक आए थे। हम इन चेंजेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछली क्लास में यानी 6th में हमने एंशियंट हिस्ट्री जो कि 750 CE तक के ईयर्स की हिस्ट्री थी उसको डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में हम मिडीवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे जिसका टाइम पीरियड 750 CE से लेकर 1750 CE तक का था। इस चैप्टर में फर्स्ट पेज पर एक मैप दिया गया है जो कि इंडिया का मैप है, और इस मैप को आप देख सकते हैं कि जो उल्टा है और बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। इस मैप में श्रीलंका जो है वो ऊपर दिखाया गया है। ये देखिए, ये श्रीलंका है, इसको ऊपर दिखाया गया है, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट मैप है आजकल के मैप से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन साउथ इंडिया जो है वो नीचे दिखाया गया है और उसका साइज़ भी छोटा है। ये देखिए साउथ इंडिया, ये आपका साउथ इंडिया है जो नीचे दिखाया गया है, इसका साइज़ छोटा है, श्रीलंका का साइज़ बड़ा है। इस मैप में प्लेसेस के नाम एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये शायद लैंग्वेज है फ़ारसी, अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ये मैप जो था ये अल इद्रिसी नाम के एक कैटोग्राफर ने बनाया था। कैटोग्राफर होता है जो मैप्स बनाते हैं ना, उनको कहा जाता है कैटोग्राफर। वो एक अरब जोग्राफर था। उन्होंने इस मैप को 1154 CE में बनाया था। कब बनाया था? 1154 CE में। और इसको हम दूसरे मैप यानी मैप 2 के साथ अगर कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं ये मैप 2 है, तो ये आजकल के इंडियन मैप की तरह ही दिखता है। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मैप जो था ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। और ये कब बनाया था उसने? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसको बनाया था 1720 में। 1720 में उसने इस मैप को बनाया था। मैप 2 में ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं, और अगर हम बात करें मैप 1 की और मैप 2 की, दोनों ही मैप को अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो हम देखेंगे कि मैप 1 के प्लेसेस के नाम जो हैं वो अरेबिक भाषा में लिखे गए हैं और वो उल्टा भी है। लेकिन मैप 2 जो था, ये देखिए मैप 2 जो है इसमें जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे दिखती है। और ये मैप जो है इसमें अच्छे तरीके से प्लेसेस के नाम और उनकी डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। ये मैप आजकल के मैप से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। आप देखेंगे कि दोनों ही मैप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों ही मैप्स अलग अलग टाइम पीरियड में बनाए गए थे। उनका जो टाइम पीरियड था जब ये बनाए गए थे, पहला 1154 में बना था और दूसरा 1720 में के आसपास बना था। तो मैप 1 जो था वो 1154 में बनाया गया था, और उस टाइम पे जो और मैप बनाने का तरीका था, वो मैप बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता था, इतना डेवलप नहीं था। और लेकिन मैप 2 जो था ये 1720 के आसपास बनाया गया था, यानी नियर अबाउट उसके नियर अबाउट ही बनाया गया था। मैप 1 के 600 साल के बाद ये मैप जो था मैप 2 वो बनाया गया था। उस टाइम पे मैप बनाने का तरीका जो था काफ़ी डेवलप हो चुका था। हम बात करें 1720 की, क्योंकि मॉडर्न टाइम था, तो इस टाइम पे मैप बनाने का जो तरीका था, कार्टोग्राफी थी, वो काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। और जो कार्टोग्राफर्स होते थे ना, उनके पास प्लेसेस को लेकर बड़ी सारी डिटेल्स भी होती थी, काफ़ी जानकारी होती थी जिसको वो पढ़ते थे और मैप बनाते थे। इसी वजह से दोनों ही मैप्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, इतने डिफरेंट दिख रहे हैं हमें। मैप 2 में बड़ी सारी जानकारी जो है वो, बड़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। मैप 2 ज़्यादातर यूरोपियन सेलर्स द्वारा यूज़ किया जाता था। जब वो इंडिया में आते थे ना व्यापार करने के लिए या किसी और काम से, तो वो इस मैप को यूज़ करते थे, मैप 2 को। मैप बनाने का जो तरीका था उस टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप था, वो बिल्कुल अलग था। यानी ये बताया गया है कि मैप बनाने की जो साइंस थी, कार्टोग्राफी थी, वो इन दिनों
दोनों ही सालों में बिल्कुल अलग थी। यानी 1154 को और 1720 को अगर दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों के मैप्स को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस होते थे वो जब भी किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को देखते थे, मैप्स को स्टडी करते थे या फिर हिस्ट्री के किसी भी टेक्स्ट को देखते थे जिसको कि पहले यानी कुछ वर्ष पहले लिखा गया था, तो वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे, इस बात को अपने माइंड में रखते थे कि जब भी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिखे या फिर मैप्स बनाए, उस टाइम पर उस जगह की सोसाइटी कैसी थी। यानी जिस मैप्स के बारे में या जिस डिटेल के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में पूरी नज़र रखते थे और उसको पूरा माइंड में रखते थे मैप बनाने से पहले या कुछ लिखने से पहले। और जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे जब वो लिखे जाते थे, तो इन कंडीशंस को पूरी नज़र में रखा जाता था और डॉक्यूमेंट को लिखा जाता था। और इन सब मैप्स डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो थे हिस्ट्री क्रिएट करते, हिस्टोरियंस जो होते थे वो हिस्ट्री क्रिएट करते थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो टर्म्स या वर्ड्स यूज़ किए जाते थे उनके बीच में पुराने और नए टाइम में क्या चेंजेस आए। यानी पुराने टाइम्स में जो वर्ड्स होते थे उनके मतलब कुछ और होते थे और आजकल जो हैं वो उनके जो मीनिंग्स हैं वो बदल चुके हैं। अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जब भी हम किसी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, वो है कंटेक्स्ट। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो किस सिचुएशन में लिखी गई थी, किस कंडीशन में लिखी गई थी, उसका सोर्स क्या था, और उन सब चीज़ों को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है ना, वैसे वैसे उस कंटेक्स्ट की इम्पोर्टेंस भी बदलती जाती है। यानी उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बदलती जाती है। वैसे ही जो लैंग्वेज है या फिर उन वर्ड्स टर्म्स के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं और वो आने वाले कुछ सालों में चेंज भी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिडीवल टाइम का पर्शियन था, मिडीवल टाइम का पर्शियन मीन्स कि मिडीवल टाइम पे जो एक पर्शियन व्यक्ति होता था वो मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल डिफरेंट होता था, बिल्कुल अलग होता था। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ग्रामर और वोकैबलरी है वो ही सिर्फ चेंज हो गई, बल्कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पहले से काफ़ी चेंज हो चुके थे। यानी पहले उन वर्ड्स के मीनिंग्स कुछ और थे और आजकल कुछ और हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान टर्म दी गई है, ठीक है। तो हिंदुस्तान जो टर्म थी वो पहले यूज़ की गई थी किसके द्वारा, मिन्हाज सिराज द्वारा। उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है। मिन्हाज सिराज जो था ना उसके द्वारा ये टर्म यूज़ की गई थी। वो 13th सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन होता था, 13वीं शताब्दी का। उन्होंने एक क्रॉनिकलर भी लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, यानी एक बुक लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, किस लिए यूज़ किया था उन्होंने, पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इसको बताने के लिए, इसको दर्शाने के लिए। इस वर्ड को दिल्ली सुल्तान के जो रीजन्स थे, यानी दिल्ली सुल्तान जिस रीजन पे रूल करते थे ना वो कौन कौन से थे, वो थे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो एरिया था ना, लैंड था ना, उसको दोआब कहते थे। दो रिवर्स के बीच का एरिया दोआब कहलाता है। तो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था, यानी इन तीनों एरियाज़ पे उस टाइम पे दिल्ली के जो सुल्तान थे ना उनका रूल था। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए जो मिन्हाज सिराज था उसने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली का जो सुल्तान था वो इन तीनों रीजन्स का पर राज करता था, उनका राजा था।
जिनके बारे में मिन्हाज सिराज ने लिखा था अपनी टर्म हिंदुस्तान में। और सल्तनत में जो भी एरियाज़ इंक्लूडेड थे वो हमेशा चेंज होते रहते थे, यानी सल्तनत का एरिया कभी बड़ा हो जाता था तो कभी छोटा हो जाता था, लेकिन जो सल्तनत था उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते थे इस तरीके से। तो सल्तनत ने कभी भी हिंदुस्तान टर्म में हिंदुस्तान में टर्म में कभी भी साउथ इंडिया का जिक्र नहीं किया है। साउथ इंडिया को वो इंक्लूड नहीं करते थे, क्योंकि साउथ इंडिया में उनका शायद राज नहीं होता था। इसीलिए यही रीज़न है कि हिंदुस्तान जो है उसमें सिर्फ ये ऊपर वाले जो 3 एरियाज़ हैं नॉर्दर्न इंडिया के, उनको ही इंक्लूड किया गया है, साउथ इंडिया का नाम नहीं लिया गया है। और इसी के कंपैरिजन में हम जब बात करते हैं बाबर की, तो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड जो था उसको यूज़ किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बाबर था उसने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था उसने? जोग्राफ़ी, फौना और कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी जोग्राफिकल या कल्चरल सेंस में यूज़ किया था उसने इसको, यानी हिंदुस्तान की जो जोग्राफ़ी थी या फिर जो कल्चर था उसको दिखाने के लिए। लेकिन इस वर्ड को कभी भी पॉलिटिकल या नेशनल सेंस में उसने यूज़ नहीं किया, जैसे कि आज हम यूज़ करते हैं ना। आज अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? इंडिया एक कंट्री है जिसका एक पॉलिटिकल बॉर्डर है। लेकिन उस टाइम पे बाबर ने हिंदुस्तान को किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया था? अमीर खुसरो ने किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया था? अमीर खुसरो जो था ना, वो बाबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन होता था 14वीं सेंचुरी का, 14वीं शताब्दी में एक हिस्टोरियन होता था। तो अमीर खुसरो जो था उसने ये जो टर्म है इसको सिर्फ जोग्राफ़ी और कल्चर दिखाने के लिए ही यूज़ किया है, ना कि पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया या नेशनल सेंस में यूज़ किया है। ठीक है। तो उसके बाद हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते थे वो हमेशा यही इस टर्म की तरह इस तरह की टर्म्स के बारे में बड़े केयरफुल होते थे, यानी जो भी है हिंदुस्तान है या हिंद है जो भी है, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान का मतलब बिल्कुल अलग है। लेकिन पास्ट में यानी 13वीं या 14वीं शताब्दी की अगर बात करें ना, तो हिंदुस्तान का मतलब अलग हुआ करता था। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं जिनका मतलब आजकल बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ हज़ार साल पहले उनका मतलब आज से बिल्कुल अलग हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टर्म है, वो टर्म है फॉरेनर। कौन सी टर्म है? फॉरेनर टर्म है। तो अगर हम फॉरेनर की बात करें, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? फॉरेनर कौन होता है? जो हमारे इंडिया का नहीं है, इंडिया का नेटिव नहीं है, इंडिया का रहने वाला नहीं है, दूसरी कंट्री का रहने वाला है, दूसरे देश का निवासी है, तो उसको हम आजकल के उसमें कंटेक्स्ट में फॉरेनर कहते हैं। जो भी इंडिया से बाहर वाली कंट्रीज़ के हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेनर्स। लेकिन मिडीवल पीरियड में यही फॉरेनर वर्ड जो था वो अलग तरीके से यूज़ किया जाता था, यानी उस टाइम पे फॉरेनर किसी भी उस पर्सन को कहा जाता था जो दूसरे गांव से बिलोंग करता था, यानी अपने गांव के बाहर का, यानी अपनी सोसाइटी के बाहर का या अपने कल्चर के बाहर का जो व्यक्ति होता था ना मिडीवल टाइम में, उसको क्या कहते थे? ये लोग फॉरेनर कहते थे। क्या कहते थे? फॉरेनर कहते थे। यानी अगर दो व्यक्तियों का कल्चर, सोसाइटी या गांव अलग है तो वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे? फॉरेनर होंगे। हम बात कर रहे हैं मिडीवल टाइम की। ठीक है, मिडीवल टाइम में ऐसा कहा जाता था। यानी एक और एग्जांपल हमारे पास है, हम एक और एग्जांपल के ज़रिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो है हमारे पास आदिवासी और सिटी ड्वेलर की। यानी एक आदिवासी और एक सिटी ड्वेलर जो होता था उसकी अगर बात करें तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या थे? अजनबी थे, स्ट्रेंजर थे। तो आदिवासी और सिटी ड्वेलर मतलब जंगल में रहने वाला आदिवासी और शहर में रहने वाला, दोनों ही एक दूसरे के लिए फॉरेनर हो जाते थे, यानी अजनबी हो जाते थे मिडीवल पीरियड में। लेकिन एक ही गांव में, एक ही विलेज में रहने वाले दो किसान एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, बजाय उनका रिलीजन और कास्ट दोनों ही डिफरेंट होते थे। कहने का ये मतलब है कि चाहे उनका रिलीजन और कास्ट डिफरेंट होगा और लेकिन वो एक ही गांव में रहने वाले हैं तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे। ठीक है। तो बेटा उसके बाद हमारा टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस।
जो हिस्टोरियंस थे वो हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा करते थे और उनके सोर्सेज अलग अलग पीरियड से रिलेटेड होते थे। यानी जिस टाइम पीरियड के बारे में वो सोर्सेज को अच्छे से स्टडी और इन्वेस्टिगेट करते थे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के तौर पे पिछले साल यानी सिक्स्थ की हिस्ट्री बुक के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा था और हर्षवर्धन के बारे में भी हमने पढ़ा, आपको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्स्थ में हमने 700 CE तक के टाइम पीरियड को पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में यानी सेवन्थ में हम 700 से लेकर 1750 CE तक के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यानी दोनों ही टाइम पीरियड्स बिल्कुल अलग थे, दोनों के हिस्ट्री के सोर्सेज भी डिफरेंट होते थे। और जैसे कि गुप्ताज और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंस्क्रिप्शंस होती थी, हमने पढ़ा ना इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में, ये सारे जो थे उनके सोर्सेज थे। ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 13th और 14th सेंचुरी की, तो इस टाइम पीरियड में हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखित सोर्सेज ज़्यादा हैं। आगे ये कहा गया है कि आपको सोर्सेज में कुछ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। यानी पहले वाले जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते थे ना, जो एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करते थे, जैसे कि कॉइन्स, हमने 6th क्लास में पढ़े ना कॉइन्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, बिल्डिंग रिमेन्स यानी जो खंडर वगैरह होते थे उनकी स्टडी की जाती थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, और कुछ लिखित रिकॉर्ड्स जो थे हमारे पास, लिटरेरी रिसोर्सेज होते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारे रिसोर्सेज जो थे ना एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए पहले यूज़ किए जाते थे। ये सोर्सेज मिडीवल टाइम में भी यूज़ किए जाते थे एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए। इसके अलावा कुछ चेंजेस भी आए हैं, डिसकंटिन्यूटी भी आई है, जैसे कि बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे ना वो मिडीवल पीरियड में काफ़ी चेंज हो गए थे, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एंशिएंट टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे ना, यानी पुराने, जिसके बारे में हमने 6th में पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे उनको न्यू टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स से रिप्लेस कर दिया गया मिडीवल टाइम में, क्योंकि इसका कारण पेपर की अवेलेबिलिटी थी। जैसे कि आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि जो पेपर था वो आ चुका था, यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया है। तो पेपर का आविष्कार हो चुका था और मिडीवल पीरियड में, और वो बहुत सस्ता भी होता था, साथ में जो लोग थे ना, लोगों को बहुत आसानी से मिल भी जाता था, इजीली अवेलेबल था। ज़्यादातर लोग जो थे ना वो पेपर को यूज़ करते थे अपनी होली बुक्स, यानी जैसे कि बाइबल हो गई, कुरान हो गई या भागवत गीता हो गई, उनको लिखने के लिए, या फिर रूलर्स के बारे में भी लिखा जाता था उन पेपर्स के ऊपर, लेटर्स के लिए यूज़ किया जाता था उसे। जो सेंट्स होते थे ना, संत, उनकी टीचिंग्स को भी उसके ऊपर ही लिखा जाता था, पेपर के ऊपर लिखा जाता था। इसके अलावा पेपर का इस्तेमाल पेटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स यानी कोर्ट्स में यूज़ किया जाता था, और अकाउंट्स और टैक्सेस के बारे में भी पेपर पर ही लिखा जाता था। यानी पेपर को मल्टीपल यूजेस के लिए रखा गया था। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे ना जो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में अगर हम बात करें तो वो अभी भी कलेक्ट किए जाते थे, और उन्हें कौन कलेक्ट करता था? उन्हें कलेक्ट करते थे रूलर्स, किंग्स, वो कलेक्ट करते थे। जो अमीर लोग होते थे ना, वेल्दी पीपल, वो कलेक्ट करते थे। मोनेस्ट्रीज़ यानी जो बुद्धिस्ट या फिर जैन टेम्पल्स जो थे वो कलेक्ट करते थे। हिंदू टेम्पल्स भी इसको कलेक्ट करके रखते थे एज अ रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और इन सब रिसोर्सेज को लाइब्रेरी में या फिर आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स का मतलब होता है जहाँ पे हिस्ट्री के या पास्ट के रिसोर्सेज को रखा जाता है, बुक्स को रखा जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, लेकिन इनसे जो इन्फॉर्मेशन थी ना उसको लेना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी कई बार समझ नहीं आती थी। तो उस टाइम पे किसी भी तरीके के प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए जो स्क्राइब्स होते थे ना, स्क्राइब्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक स्क्राइब है। स्क्राइब का मतलब होता है जो कॉपी करता है रिकॉर्ड्स को। तो स्क्राइब्स होते थे वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को कॉपी करने का काम करते थे। तो वो अपने हाथों से ही दूसरे रिकॉर्ड्स को कॉपी करते थे। आप लोगों ने बहुत बार
अपने फ्रेंड्स के काम को भी कॉपी किया होगा, याद होगा ना आपको। आप कभी किसी दिन आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आप दूसरे दिन जाके अपने फ्रेंड की कॉपी ले लेते हैं, ये लेकिन बड़ा इजी लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको उसमें कोई वर्ड या सेंटेंस नहीं समझ आता, तो आप क्या करते हो, आप उस वर्ड को खुद से ही गैस कर लेते हो और खुद ही लिख देते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आंसर जो है उसकी सेंस चेंज हो जाती है। तो सेम यही प्रोसेस जो था स्क्राइब्स भी फॉलो करते थे। उन्हें भी जब कोई वर्ड समझ नहीं आता था ना, तो वो क्या करते थे, उस वर्ड को गैस कर लेते थे और कुछ भी लिख देते थे। इससे क्या होता था, इससे उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब जो था वो चेंज हो जाता था। और पता नहीं कितनी मिस्टेक्स को वो फॉलो करते थे। आगे भी आने वाले जो स्क्राइब्स थे, पिछले स्क्राइब्स का ही बुक्स को कॉपी करते थे, उनकी बुक्स को ही कॉपी करते थे और सेम मिस्टेक्स जो थी उनको किया करते थे। यानी अगर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की 1 या 2000 बुक्स छपी होंगी ना, कॉपीज़ होंगी, तो सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी। यानी अगर हम पहली और लास्ट कॉपी की बात करें, अगर हम देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पहली कॉपी थी उसमें वर्ड जो हैं वो ओरिजिनल होंगे और जो लास्ट वाली कॉपी होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खुद से लिखी गई होंगी। और आज के हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या करेंगे, वो भी इस चीज़ को उनको गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ओरिजिनल कॉपी जो है उसमें क्या लिखा गया था। क्योंकि जो भी कॉपी की ये रिकॉर्ड होते थे ना, उनमें ओरिजिनल रिकॉर्ड्स वाली बात नहीं होती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे। क्योंकि उसमें सब कुछ जो था वो अपने, जो चीज़ नहीं समझ आई उसको वो अपने मन से ही लिख देते थे, तो इसलिए उनको समझ नहीं आती थी। तो इस तरीके से वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे। कई बार हिस्टोरियंस या ऑथर्स जो थे ना, वो अपनी ही बुक्स को रिवाइज़ करते थे। यानी अगर एक बुक लिखी है तो दूसरी जो है दोबारा से उसको रिवाइज्ड एडिशन जो निकालेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम 14th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन को ले लेते हैं जिसका नाम था ज़ियाउद्दीन बरनी। क्या नाम था जिसका? ज़ियाउद्दीन बरनी। यहाँ पे 14th सेंचुरी का जो क्रॉनिकलर था, 14th सेंचुरी का 14वीं शताब्दी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रहा है ये ज़ियाउद्दीन बरनी। तो उसने अपनी पहली बुक जो थी ना वो कब लिखी थी? वो लिखी थी उसने 1356 में फर्स्ट बुक लिखी थी, ठीक है। और उसके 2 साल के बाद उसने दूसरी बुक लिख डाली, वो उसका रिवाइज्ड एडिशन था। लेकिन दोनों ही बुक्स जो थी ना वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। लेकिन हिस्टोरियंस को ज़ियाउद्दीन बरनी की पहली बुक लाइब्रेरी में नहीं मिली। कब तक नहीं मिली? 1971 तक। शायद हो सकता है लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो शायद कहीं गुम हो गई हो, खो गई हो, लॉस्ट हो गई हो। लेकिन हिस्टोरियंस को पहली किताब के बारे में 1971 के बाद ही पता चला और तब उन्हें पता चला कि उसमें कितने सारे डिफरेंसेस थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इसके साथ ही ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की अगले वीडियो में। थैंक यू।